तो आज हम खोलेंगे वो परतें जो इरादों से ढकी है और एजेंडे से रंगी है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार जब युद्ध की रिपोर्टिंग नहीं, युद्ध में साइड चुन लेते हैं तो समझ जाइए माइक अब माइन से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तैयार हो जाइए क्योंकि अब आएगा वो हिस्सा जहाँ पत्रकारिता की परछाई में प्रोपेगेंडा का सूरज उगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल घुस गया रोस्ट में। और रोस्ट भी ऐसा करूँ जो हर कोई बस एक ही बात बोले। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस गरीब का भी भला हो जाएगा। कर दो दोस्तों सब्सक्राइब। तो चलिए रवीश जी की रिपोर्ट का फुल फॉर्मेट खोलते हैं। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ईरान के हमले से इस्राएल को कितना नुकसान पहुंचा है कोई नहीं जानता। मुख्यधारा के चैनलों पर आरोप लग रहा है कि इस्राएल के भीतर जो तबाही हुई है उसकी सही तस्वीर नहीं दिखाई जा रही। इस्राएल को अंदाजा नहीं था कि ईरान इस हद तक प्रहार करेगा और तेल अवीव को नुकसान पहुंचा देगा। जहां ईरान हर बार मिसाइल छोड़ता है और रवीश उसे क्रांतिकारी काव्य बना देते हैं। पहली बात, इस्राएल पर 300 ड्रोन और मिसाइल छोड़े गए, लेकिन आयरन डोम और अमेरिकी रक्षा प्रणाली ने उन्हें हवा में ही चट कर दिया। तेल अवीव तक पहुंची सिर्फ 2 मिसाइलें, जिनसे हल्का नुकसान और 1 से 2 लोग घायल। तो इसको तबाही कहना ऐसा ही है जैसे हल्दी वाला दूध पीकर खुद को आईसीयू का मरीज बताना। अब आते हैं ईरान पर, जिसकी जवाबी कार्रवाई के 24 घंटे के भीतर इस्राएल ने फायर कर दिया। इस्फहान में मिसाइलें गिरी जहां उसका परमाणु केंद्र था। यूएवी बेस तबाह, रडार स्टेशन उड़ाए गए और जवाब में ईरान ने बस विरोध दर्ज करवा दिया। मतलब हमला किया, तमाचा खाया और फिर बोले ये तो जरूरी नहीं था। और रवीश जी बोले इस्राएल को अंदाजा नहीं था। अरे भाई, इस्राएल को अंदाजा था, तभी तो उसने पहले आयरन डोम और फिर प्रिसिशन बॉम्ब दोनों तैयार कर लिए थे। रवीश जी, जब ईरान से रॉकेट चले तो साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष, और जब इस्राएल जवाब दे तो क्रूर पूंजीवादी प्रतिशोध। ये पत्रकारिता है या कुछ और? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। यहाँ 2 साल से बच्चों पर, महिलाओं पर बम गिरा रहे हैं। आज भी गजा में लोग मारे जा रहे हैं और ये शादी रोकने को कुर्बानी बता रहे हैं। क्या यह दुनिया इस हद तक नकारा हो चुकी है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा? नेतन्याहू किस मिट्टी के बने हैं कि आज अमेरिका भी इनके शिकंजे में जकड़ा नजर आता है? गजा के नरसंहार के दाग के साथ यह कैसा इस्राएल बनाना चाहते हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि आज न कल नरसंहार की एक एक दास्तान दर्ज होगी, बल्कि इसी समय में दर्ज हो रही है। गजा में जो हो रहा है वो दर्दनाक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जरा ये भी तो पूछिए कि हजारों रॉकेट्स पहले किसने फेंके? स्कूलों और अस्पतालों के नीचे टनल्स और हथियार किसने छिपाए? और सबसे बड़ी बात, बच्चों को मानव ढाल किसने बनाया? और नेतन्याहू किस मिट्टी के बने हैं? शायद उसी मिट्टी के जिससे आयरन डोम बनता है, जो 90% मिसाइलें हवा में ही उड़ा देता है। और आप उस मिट्टी को यूं रौंद रहे हैं जैसे वो मिट्टी नहीं, आपके विचारों की जमीन हो। अब सुनिए रवीश जी का मास्टर स्ट्रोक। ईरान को कह रहे हैं कि बम नहीं है, इससे तो वो बम बना ले। मतलब वाह, कोई आपको बोले मैंने चोरी नहीं की तो आप कहें ठीक है भाई अब तो चोरी कर ही लो, क्या तर्क है? और अमेरिका नेतन्याहू के शिकंजे में है? नहीं भाई, अमेरिका अपने हितों के शिकंजे में है। अगर नेतन्याहू को रोका होता तो गजा आज किसी भूगोल की किताब में होता, यूं की फुटनोट में नहीं। सच ये है, गजा में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, हाँ, लेकिन वहाँ आतंकी शासन भी है, ये भी हकीकत है। इस्राएल का जवाब भी जरूरी है और आलोचना भी, पर तथ्यों के साथ। आप तो ऐसे रिपोर्ट कर रहे जैसे ईरान, गजा और नेतन्याहू के सारे मुद्दे एक ही बुलेटिन में, एक ही स्क्रिप्ट से सुलझ जाएंगे। और वो स्क्रिप्ट सीधी तेहरान से प्रिंट होकर आती है। नरसंहार की दास्तान जरूर दर्ज होगी, पर पत्रकारिता में पक्षपात की दास्तान उससे पहले दर्ज हो चुकी है, क्योंकि वहाँ एक तरफ बम है और दूसरी तरफ कैमरा, और कुछ कैमरे बस एक ही दिशा में घूमते हैं।